प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर पे। आज हम लोग बेटा जिस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं वो है 5 नंबर का डेरिवेशन, सेकेंड चैप्टर गॉस की प्रमेय वाले कॉन्सेप्ट का। हम लोग बेटा जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझ लीजिए यह कंपलसरी क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है, लेकिन जब आता है तब धमाल मचा देता है और 5 नंबर का आता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से और सावधानी से हमें पढ़ना है। ये बेटा एक डेरिवेशन है और याद रहे ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा होगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ध्यान रहे बेटा, गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम, तो इसका सीधा तात्पर्य है इसे हल तो करेंगे लेकिन गॉस के नियम की सहायता से करेंगे। सबसे पहले हेडिंग के एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जस्ट वेट एंड सी। अनंत विस्तार की, अनंत से तात्पर्य कि बेटा अनंत विस्तार की समतल चादर बना ही नहीं सकते, लेकिन जो हम चादर बनाएंगे उसका क्षेत्रफल कितना भी बढ़ाया जा सकता है। बात खत्म हो गई। यानी कि एक समतल चादर बनानी है तो समतल का मतलब एक प्लेन जो कि प्रत्येक बिंदु पर जिसका पृष्ठ कैसा हो, समान। इस प्रकार से हमने एक समतल चादर बना ली, ये रही, क्लियर। और इसके इस पर जो आवेश है वो धन आवेश है। अब कहोगे सर ऊपर लिखा है आवेशित अचालक लिखा है, अगर अचालक है तो ये आवेशित कैसे हो गई? तो याद रहे दुनिया की हर एक वस्तु आवेशित है, तभी तो उसके कण आपस में चिपके हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। और प्रत्येक वस्तु अगर छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है तो इनके कणों के मध्य में लगने वाला जो नाभिकों के मध्य बल है वो नाभिकीय बल इन कणों को आपस में एक दूसरे से परस्पर जोड़े हुए हैं। और प्रत्येक पदार्थ पर अगर कुछ नहीं होता तो धनावेश तो होता ही होता है। यानी चालक पदार्थ वो होता है जिसमें धन और ऋण दोनों आवेश हों। अचालक पदार्थ वो तो हो ही सकता है जिसमें कम से कम धन आवेश हो। तो बेटा इस पूरी चादर पे जो चार्ज है वो कौन सा है? प्लस। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। मान लिया मेरे पास एक धनावेशित अचालक चादर है जिसका यहाँ पे अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व तो बताएं तो बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व तो इसका कितना मान सकते हैं हम? सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। आपको याद होगा इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट आपको बताई थी। अगर रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं वो सीधे तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा। अच्छा, इस मान लिया कि मेरे पास एक आवेशित अचालक चादर है जो कि समतल है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व हमने कितना मान लिया? सिग्मा। इस सिग्मा का मान अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन A। बताया था प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व होती है। इसके बाद बेटा इस अचालक चादर के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी? इसके पास में किसी बिंदु पर। तो इस समतल चादर के कारण इसके निकट हम दो बिंदु मान सकते हैं। एक बिंदु यहाँ पर P और इस साइड एक बिंदु बन सकता है जिसको हम मान सकते हैं बेटा P डैश। क्या मान सकते हैं? समतल आवेशित चालक चादर के कारण दो बिंदु होंगे, एक बिंदु P और एक बिंदु P डैश। अब बेटा आपको पता है कि गॉस का नियम सदैव बंद सतह के लिए लगता है। हम बता रहे हैं, सुन लीजिए, ऑलरेडी आपने पहले की वीडियो में देख लिया होगा, नहीं तो गॉस के नियम का वीडियो चैनल पे पड़ा है, आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, गॉस का नियम सदैव बंद सतह के लिए लागू होता है। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम कौन सी सतह बनाएंगे बेटा? बंद। कौन सी बनाएंगे? तो इन दोनों सतह के लिए हम बंद सतह की कल्पना करेंगे। तो इस प्रकार से एक लाइन खींच सकते हैं, इस प्रकार से एक दूसरी लाइन खींच सकते हैं और इसके चारों ओर एक बंद सतह बनाएंगे तो हमें एक बेलनाकार पृष्ठ प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है बेटा? बेलनाकार। इसको हम कह सकते हैं बंद गॉसियन पृष्ठ। क्या कह सकते हैं? बंद गॉसियन पृष्ठ। अगर चादर के मध्य में कोई बिंदु हम मान लें A, P, यहाँ पे O मान लो बेटा। कौन सा मान लो? O। तो O से यहां तक की दूरी कितनी होगी? R। इस बिंदु O से यहां तक की दूरी कितनी होगी? R। दोनों तरफ की दूरियां कैसी है? समान। अर्थात यहां से यहां तक की दूरी भी R है, यहां से यहां तक की दूरी भी R है। अर्थात चादर के मध्य बिंदु से दोनों ओर समान दूरियों पर एक बिंदु P है और एक बिंदु P डैश है। पूरे चादर का क्षेत्रफल हम कितना मान सकते हैं? A। कितना मान सकते हैं? अच्छा, तो इस प्रकार से बेटा इसके अल्पतम भाग का यहाँ पे बेलन का क्षेत्रफल क्या मान लेंगे हम? DA। अल्पतम क्षेत्रफल कितना होता है बेटा?
हाँ वो हम समझ रहे हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का मान होता है 2πrl, लेकिन अल्पतम क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं, dA। ऐसे ही अल्पतम क्षेत्रफल ये भी है बेटा, इसको हम कितना मान सकते हैं, dA। इतनी बात क्लियर हुई, क्लियर हुई। अच्छा, इस क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी, हमने आपको कई वीडियोस में समझाया है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि भी है और अदिश भी है, इसके पहले की वीडियो में आप देख सकते हो। लेकिन क्षेत्रफल की दिशा सदैव उसकी सतह के अभिलंबवत होती है। इस मार्कर के ऊपरी सतह के लिए क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर, इस सतह के लिए क्षेत्रफल की दिशा इधर और इस सतह के लिए क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी। मतलब अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। गॉस के नियम के अनुसार इसके तार के चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो समतल चादर के कारण इसके निकट दो बिंदु इस प्रकार से हम P और P' मान सकते हैं। इन बिंदुओं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। याद रहे, यहाँ पर अल्पतम क्षेत्रफल D है, यहाँ पर अल्पतम क्षेत्रफल D है। इसके क्षेत्रफल की दिशा होगी इस साइड 90 डिग्री पे, इसकी दिशा होगी इस साइड 90 डिग्री पे। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि जैसे ये मार्कर है, इसके इस सतह के क्षेत्रफल की दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। हर सतह के क्षेत्रफल की दिशा होती है, मतलब प्रत्येक सतह के अभिलंबवत। इसके क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी डीए के कारण, क्या होगी बेटा, डीए के कारण जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो कहाँ होगी, दूर की ओर, मालूम है ना, अभिलंबवत इधर। इसके कारण कहाँ होगी बेटा, इधर, इस साइड। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी, इसके कारण पता है ना, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर दूर की ओर होती है। तो ये बेटा बिंदु P है, इसके लिए दूर की ओर कहाँ होगा, इधर। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई। बताओ इसके लिए, बताओ बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी, इधर भी दूर की ओर होगी। फिर से सुनो बेटा, बहुत सावधानी से सुनो। अब धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव दूर की ओर होती है, तो बेटा इस बिंदु P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर इधर ही जाएगा कि इधर जाएगा, इधर तो पास हो गया। आवेश की ओर आएंगे तो पास हो गए ना, आवेश से दूर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, दूर। और क्षेत्रफल सदैव अपनी सतह के अभिलंबवत होता है। अगर ये मार्कर है, इस कोने के कारण क्षेत्रफल इधर होगा, अगर ये कोना लेते तो ये इधर होता, अगर ये सतह लेते तो नीचे होता। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसके कारण क्षेत्रफल भी इधर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर है। इस बिंदु पर भी क्षेत्रफल इधर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर है। आपने मैथ में एक रूल पढ़ा होगा, दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला कोण 0। यहाँ पे थीटा कितना है, दोनों के बीच में समान दिशा, यहाँ पे दोनों के बीच में। अब बेसिक बात हो, आप भाषा को बना सकते हो, बोर्ड पे जो मैंने लिखी वो लिख सकते हो, या आप स्वयं बना के लिख सकते हो। पूरी कॉन्सेप्ट को सुनिए। माना कि अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक चादर है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। जी हाँ, और चादर से दोनों ओर r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P व P' है, जहां पे गॉस के नियम के अनुसार हमें किसका मान निकालना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर होगी कॉन्सेप्ट। यानी कि माना कि एक समान रूप से आवेशित एक धनावेशित समतल अचालक चादर है, क्लियर हुआ इतनी बात, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर के निकट एक बिंदु P माना, एक बिंदु P' माना। अच्छा, यहाँ बंद पृष्ठ की कल्पना की तो हम ये भी लिख सकते हैं, गॉस के नियमानुसार बंद पृष्ठ की कल्पना करने पर हमें एक बेलनाकार सतह प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है बेटा, बेलनाकार सतह प्राप्त होता है। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हो गया। हल करना शुरू करें तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे इस बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स, फिर निकालेंगे P' पर वैद्युत फ्लक्स, और दोनों को जोड़ दो। लिखें, लिखेंगे। प्रश्नानुसार बिंदु P व P' पर कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल कैसा वाला बेटा, कुल अल्पतम, कैसा बेटा, कुल अल्पतम वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, सबको पता है बेटा, अल्पतम वैद्युत फ्लक्स होता है d फाई वेक्टर E डॉट d वेक्टर A। बात को सुनो, कुल भी लिखा है और अल्पतम भी लिखा है। कुल का मतलब है इसके और इसके कारण, दोनों के कारण, और अल्पतम का मतलब तो पता ही है, अल्पतम वैद्युत फ्लक्स। फिर से सुनो, कुल से तात्पर्य हम दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो d फाई बराबर हो गया वेक्टर E डॉट d वेक्टर A, इसका वैद्युत फ्लक्स इतना लिख सकते हैं। क्लियर। ऐसे ही इसका क्या लिख सकते हैं, फिर से जोड़ दो इसी को। क्लियर। दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया।
कोई दिक्कत तो नहीं। अलग अलग हल करने से पहले इनको एक साथ जोड़ दिया ज़्यादा बेहतर है। अब बेटा इनको हल करो, एक फॉर्मूला लगा के दोनों को तोड़ दो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या पढ़ा है आपने? ए बी कॉस थीटा। मान रखो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। पहले इसको तोड़ो, प्लस इसमें भी लगाओ ई डी ए कॉस थीटा। अब ये मत सोचना कि बेटा यहाँ पे आपने ए बी कॉस थीटा लिखा, यहाँ ई डी ए लिख दिया। ये फॉर्मूला है कि अगर ए बी है तो ए बी आया, तो ई डी ए है तो क्या आएगा? ई डी ए। बात क्लियर? इधर इसका ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा, इन दोनों को आप जोड़ दो तो डी फाई ई बराबर, अब बताओ बेटा x प्लस एक्स को जोड़ते हैं तो क्या एक्स स्क्वायर लिखेंगे ना, x और x को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? लॉजिक क्लियर है ना? तो वैसे ही बेटा बताओ ये दोनों समान है तो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2e डी ए कॉस थीटा। अब कहोगे मास्टर ऐसे कैसे जोड़ दिया? दोनों के कोण अलग अलग भी हो सकते हैं, यहाँ तो कोण समान है, अंधे को भी दिख जाएगा। देखो ध्यान से, थीटा 0 0 है तो दोनों का 0 पहले अलग ही अलग रख दो, तो ई डी ए इंटू कॉस 0 प्लस ई डी ए इंटू, बताओ बेटा कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान 1 होता है तो लिखेंगे ई डी ए इंटू 1 प्लस ई डी ए इंटू 1। 1 का गुणा कर दो 2e डी ए हो जाएगा। अब कहोगे ऐसे कैसे हो गया? 1 का गुणा किया कुछ नहीं हुआ, 1 का गुणा किया कुछ नहीं किया, दोनों आपस में जोड़ दो 2e डी ए। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? 2e डी ए। अभी भी ये अल्पतम वैद्युत फ्लक्स है, लेकिन ये किसके कारण है? दोनों के कारण। इस बिंदु पर और इस बिंदु पर मिला के दोनों के कारण अल्पतम वैद्युत फ्लक्स कितना? इतना। कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा? समाकलन किसके सापेक्ष? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, तो डी फाई की जगह क्या लिखेंगे बेटा हम? फाई। आप कहोगे ये भी कुल था, गलती ना करो, ये कुल तो है लेकिन किसके कारण है? दोनों के कारण अल्पतम है। कौन सा है बेटा? कुल अल्पतम वैद्युत फ्लक्स। कैसा है? मतलब दोनों के कारण है इसलिए कुल लिखा, लेकिन कैसा है? अल्पतम है। अब ये दोनों के कारण कुल कैसा है? कुल वैद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ पे अब डी फाई की जगह क्या आ गया? फाई। इसका बेटा हम करेंगे समाकलन, ये है समाकलन का चिन्ह। इसे हम एक क्लोज सरफेस सा बना देते हैं, जिसको हम बंद सतह या रिंग के रूप में कह सकते हैं। इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस रिंग या बंद सतह। तो ये क्या लिखा है? 2e डी ए। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं उसका ही होता है, बाकी अचर पद का काम करता है। यहाँ क्षेत्रफल के सापेक्ष हो रहा है, क्योंकि कुछ बदलेगा तो क्या बदलेगा? चादर का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बदलेगा तो समाकलन किसके सापेक्ष होगा? क्षेत्रफल। बाकी सब अचर पद का काम करेंगे, बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा देखो 2 बाहर आ गया, ई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन क्रॉस सरफेस डी ए। क्वेश्चन आपके मन में आया क्या समाकलन हो गया? ना, हमने स्टेज बनाई इसकी, स्टेप बनाई इसकी, कॉन्सेप्ट बनाई इसकी, हमने सिर्फ प्रारूप बना के लिखा है। इंटीग्रेशन क्रॉस सरफेस जो लिखा था वो यहाँ भी है, समाकलन हो कैसे गया? सिर्फ शर्त लगाई, अचर पद को बाहर किया है। अब बेटा बताओ डीए का समाकलन क्या हो जाएगा? हम पिछले कई वीडियो में ये चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं बेटा। डीए का समाकलन क्या हो जाएगा? ए। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अभी तक हमने सिर्फ सिचुएशन के अनुसार ये कर पाया है कि हमने इन अचालक चादर के निकट दोनों बिंदुओं पर वैद्युत फ्लक्स निकाला। इतनी बात क्लियर हो गई? हमें बेटा करना क्या है? हमें गॉस के नियम की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, ई तो दिख गया, लेकिन किसकी सहायता से निकालना है? गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय लगी क्या? गॉस की प्रमेय लगी क्या? तो गोबर गैस नहीं है, गॉस है। तो गोबर गैस ना लगा के बल्कि गैस की प्रमेय लगाएंगे। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार कॉन्सेप्ट क्या बनेगी? जो हमें गॉस की प्रमेय लगानी, तो गॉस की प्रमेय का रूल भी लगाना पड़ेगा। लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं फाई बराबर क्यू अपॉन, यही तो है गॉस की प्रमेय। अब ये गॉस की प्रमेय इससे कैसे संबंधित होगी? तो इसमें एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, क्यू को हम कुछ लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट से बोलेंगे नहीं, इसका मान निश्चित होता है। क्यू मतलब आवेश है, आवेश को हम इससे कैसे जोड़ सकते हैं? तो आपको हमने एक सूत्र पढ़ाया था, याद करो, कल पढ़ाया था, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। जी हाँ, आप लोग भी देख सकते हो, रेखीय आवेश घनत्व। तो पिछले वीडियो में हेडिंग पढ़िए, सिग्मा बराबर क्या हो गया? क्यू अपॉन ए। तो बेटा यहाँ पे सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, क्यू का मान निकालेंगे, ए कहाँ चला जाएगा? तो सिग्मा इंटू ए बराबर क्यू। इंटरचेंज करके लिखो, क्यू बराबर सिग्मा इंटू, यानी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू ए। तो लिखेंगे चूंकि क्यू बराबर सिग्मा इंटू
ए। कहां से आया मालूम है ना, रेखीय आवेश घनत्व के बगल में था पृष्ठ आवेश घनत्व, बताया था कि नहीं बताया था। रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, जबकि पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। क्लियर। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, तो बेटा मान रख दो इसका, तो फाइनली स्टेज बन जाएगी फाई बराबर क्यू की जगह आ गया सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से यहाँ इसलिए आए क्योंकि ये गॉस की प्रमेय तो है लेकिन इससे संबंधित नहीं थी। संबंधित करने के लिए क्यू का मान हमने किसके हिसाब से रख दिया, इसके हिसाब से। अब ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब बेटा ध्यान से निहारो, ये दो फॉर्मेट हमने लगा दी। सबसे पहले हमने निकाला कि अचालक चादर के निकट दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, अचालक चादर के निकट दोनों बिंदुओं पर वैद्युत फ्लक्स निकाल दिया, गॉस की प्रमेय लगा दी। इससे संबंधित करने के लिए क्यू का मान रख दिया सिग्मा इंटू ए, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से फाइनली जो बना समीकरण 2 माना। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, LHS के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि RHS भी RHS के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपने मैथ में ऐसा पढ़ा होगा कि अगर किसी समीकरण के दो पक्ष एक दूसरे के बराबर है, अगर किसी समीकरण के दो समीकरणों के एक पक्ष बराबर है तो दूसरे स्वतः हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। मान लो सपोज करो x बराबर x बराबर y और x बराबर z लिखा है। LHS बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर, फिर से सुनो, अगर x बराबर a और x बराबर c लिखा है, x के बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, a बराबर c। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग अपनाएंगे, हिंदी में यहां लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 में LHS बराबर LHS है तो RHS बराबर RHS होगा। मान रखो बेटा, एक को देखो ये, दूसरा ये, फाई बराबर है तो ये वाला मान इसके बराबर लिख सकते हैं। तो बेटा हम इस साइड लिख देते हैं 2EA बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ए से ए कट गया। अब यहां बचा है वो लिखो 2E बराबर सिग्मा अपॉन, हमें बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, 2 हमारा डिवाइड में चला जाएगा तो फाइनली हम लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, उम्मीद करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बेटा वही रहेगा जो पिछले बहुत लंबे समय से रहा है, न्यूटन प्रति कूलम। कॉन्सेप्ट कोई भी बने, मात्रक नहीं बदलेगा। आप सबके मात्रक रख के हल करोगे, फाइनली आंसर वही आएगा, न्यूटन प्रति कूलम। अब बेटा बात करें यहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। बात करें एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा दो तो नंबर है, कोई मात्रक नहीं होगा। अगर बात करें ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की। अब बेटा अगर हम बात करें इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। यदि कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। आवाज़ से संबंधित या समझने में दिक्कत होती हो, उस कमी को दूर किया जाएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो को क्लास 12th से जुड़े हुए बच्चों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, इसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है बेटा, जो भी और टॉपिक आपको पढ़ना हुआ करे कमेंट करके बता दिया करो।